चलिए आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल पर डिस्कस किया था। मौर्योत्तर काल में जो अखंड भारत का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था, मौर्योत्तर काल में वह छत विछत हो जाता है। हमारा इतिहास ही कुछ इस प्रकार रहा है कि पहले जब से शुरुआती ऐतिहासिक काल शुरू हुआ तो 16 महाजनपद और 10 गणराज्य को मिलाकर हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य का विस्तार करते करते एक अखंड भारत का निर्माण किया था। खास करके मौर्य साम्राज्य के समय यह चरम पर था। जैसे ही मौर्य साम्राज्य के समय एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित होता, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होती, मौर्योत्तर काल में पुनः भारत कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और उन टुकड़ों पे पश्चिमोत्तर भारत में खास कर मध्य एशियाई शासक, हिंदी, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आदि और भारतीय प्रदेशों में सातवाहन, दक्षिण भारत का शासक सातवाहन, शुंग वंश, कर्ण वंश आदि की सत्ता स्थापित हो जाती है। इन्हीं वंशों के राजवंशों के बारे में, इनके योगदान के बारे में, इनके सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण था, उनके द्वारा की जाती है और उस राज्य पे शासन स्थापित करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है। इनके समय में ब्राह्मण संस्कृति का विकास हुआ। जो हिंदू का लॉ कोड कहा जाता है, मनुस्मृति की रचना हुई। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही पतंजलि नामक एक कवि हुए, राजकवि थे। उन्होंने ही अष्टाध्यायी, जो पाणिनि का संस्कृत व्याकरण है, उस पर टीका लिखा या महाभाष्य लिखा। उनका नाम था पाणिनि। पुष्यमित्र के समय में यवनों का आक्रमण हुआ, लेकिन पुष्यमित्र ने यवन को पराजित किया और उनके पराजित या विजय के उपलक्ष्य में, उन पर विजय के उपलक्ष्य में 2 महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के बाद या शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, उसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना। कर्ण वंश का इतिहास में उतना कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इसके अंतिम शासक सुशर्मा थे। वासुदेव और सुशर्मा। तो सुशर्मा को अपदस्थ करके दक्षिण भारत का एक वंश था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने उनका सिमुक, जिसके संस्थापक थे सिमुक ने सुशर्मा को अपदस्थ करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक स्थान है प्रतिष्ठान। आज का महाराष्ट्र उस समय के सातवाहनों का क्षेत्र था, साम्राज्य था। गोदावरी नदी के किनारे औरंगाबाद जिला अवस्थित है, वहीं पर प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान सातवाहन की राजधानी थी। सातवाहन का इतिहास में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा कि यह एकमात्र राजवंश है जो हड़प्पा संस्कृति के मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था के तहत, हड़प्पा संस्कृति में जो व्यवस्था थी मातृसत्तात्मक, सातवाहन काल में भी व्यवस्था मातृसत्तात्मक थी। इनकी भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। इन्होंने ही पहली बार इतिहास में शीशे के सिक्के का प्रचलन किया। साथ ही जो मध्यकालीन भारत में भूमिदान और जागीर देने की प्रथा बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से धारण किया था, जिसकी शुरुआत सातवाहन काल में ही हो गया था। भूमिदान और जागीर देने की प्रथा, जो आज बहुचर्चित अजंता और एलोरा का गुफा है, वह सातवाहन काल में ही बनाया गया था। अमरावती और नागार्जुन का स्तूप सातवाहन काल में ही निर्मित था। साथ ही कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में ही निर्मित था। सातवाहन
वंश में कुल 4 महत्वपूर्ण राजा हुए। एक सातकर्णी प्रथम, दूसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी, तीसरा हाल, चौथा यज्ञश्री सातकर्णी। 4 महत्वपूर्ण शासक हुए, सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। इन चारों राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, इनका क्या क्या योगदान रहा, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, सातकर्णी प्रथम, तो इसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पाल वंश के शासक धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। उत्तरापथ का स्वामी धर्मपाल और दक्षिणापथ का स्वामी सातकर्णी प्रथम। इनके द्वारा अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया गया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया। और एक नानाघाट अभिलेख याद कीजिएगा, नानाघाट अभिलेख जो है इससे संबंधित है, सातकर्णी प्रथम से संबंधित है नानाघाट अभिलेख, जिसमें सातकर्णी प्रथम के उपलब्धियों का ब्यौरा है, वर्णन। दूसरा महत्वपूर्ण शासक हाल हुए। ये सांस्कृतिक प्रेमी थे, कल्चरल प्रेमी थे शासक हाल। इनके समय में ही गुणाढ़ हुए, गुणाढ़ जिन्होंने बृहद कथा कोश की रचना की। इन्होंने खुद, हाल ने खुद भी प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। इनके समय में दरबारी कवि थे गुणाढ़, जो बृहद कथा कोश की रचना की। और हाल खुद ही एक कवि थे और उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की, गाथा सप्तशती। गौतमी पुत्र सातकर्णी भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। नानाघाट अभिलेख में जिस प्रकार सातकर्णी प्रथम के उपलब्धियों का ब्यौरा है, उसी प्रकार नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के उपलब्धियों का ब्यौरा है। नासिक अभिलेख में इन्होंने शक से युद्ध किया और शक पर विजय प्राप्त किया और उनसे काठियारवाड़ा और मालवा और काठियावाड़ा का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। मालवा और काठियारवाड़ा का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद एक और महत्वपूर्ण शासक हुए यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी का मुख्य योगदान था कि इनके समय में इनके सिक्के पे मछली, शंख और का चित्र रहता था। और यज्ञश्री सातकर्णी के समय में बहुत से युद्धपोत जहाज का भी निर्माण कराया गया था। यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलुमावी चतुर्थ था और इसके बाद सातवाहन वंश का अंत हो जाता है। मौर्योत्तर काल का एक और महत्वपूर्ण तथ्य था मध्य एशिया से आक्रमण, मध्य एशियाई शासकों का आक्रमण, जो कि ईरान होकर के आए। इनमें महत्वपूर्ण थे हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, जिनके बारे में हम लोग जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला थे हिंद यूनानी। हिंद यूनानी का पहला शासक डेमोट्रियस था। डेमोट्रियस प्रथम था। इनका योगदान था कि ये पहली बार इतिहास में सोने के सिक्के का प्रचलन किया। पूछा जाता है कि पहली बार सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया, तो हम लोग बोलेंगे हिंद यूनानी ने। इन्होंने ही गंधार कला का विकास किया। हिंद यूनानी ने ही गंधार कला का विकास किया। हिंद यूनानी के बाद शक आए। शक का सबसे महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम बहुत ही संस्कृत भाषा का प्रेमी था। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का प्रेमी था, इसलिए उसने जूनागढ़ में संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाया। जूनागढ़ में अभिलेख लिखाया किसने, तो रुद्रदामन प्रथम ने। इसने सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में अवस्थित है, काठियारवाड़ा क्षेत्र में अवस्थित है, उसका जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था, तो मौर्य काल में हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। इसी शक पर विजय प्राप्त करने के उपरांत एक शासक हुए उज्जैन में। उज्जैन का एक शासक था जिसने शक पर विजय प्राप्त किया।
शक पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 58 ईसा पूर्व में एक विक्रम संवत का विक्रम संवत चलाया। 58 बीसी में विक्रम संवत, शक संवत कुषाण काल में 78 ईस्वी में और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत उज्जैन का एक शासक था जिसने शक को पराजित कर उसके विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उपाधि धारण करने के बाद विक्रम संवत चलाया। शक के बाद कुषाण आए। कुषाण में कनिष्क जो था वह जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। कनिष्क का बहुत ही योगदान था। कनिष्क के समय में ही बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष कनिष्क के राज दरबारी कवि थे। सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखा था अश्वघोष ने। उन्हीं के कनिष्क के समय में ही चरक संहिता के रचयिता चरक, जो कि बहुत ही बड़े चिकित्सक थे, वो कनिष्क के समय में ही थे। कनिष्क के समय में ही कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति की आयोजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के समय में ही हुआ। कनिष्क के समय कनिष्क जो था एक ऐसा शासक था जिसने कला के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कनिष्क के समय में ही जो है गंधार कला और पश्चिम उत्तर भारत में जो भी कला था गंधार कला का विकास हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे।